अस्थमा तो क्योर हो जाएगा। आपको यदि हार्ट अटैक हुआ है और ब्लॉकेज है और डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन आपको आवश्यक है, ऑपरेशन में 4 लाख रुपए खर्च होता है, 4 लाख रुपए। आपको यदि पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? तो बेस्ट मेडिसिन हसुमूत्र एंड सोरेकाई जूस, सोरेकाई रस। तो सोरेकाई है ना ग्रीन कलर का, सोरेकाई कहते हैं। हाँ, लौकी 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 को सोरेकाई कहते हैं। हाँ, यस। तो लौकी और सोरेकाई, उसका जूस निकालना, रस, डेली 1-2 गिलास उसको पीना। लंच के पहले, भोजन पूर्व, भोजन मुंचे, और बिड़गे 50 मिलीग्राम हसुमूत्र लेना और लंच मुंचे 1-2 गिलास सोरेकाई जूस लेना। मैक्सिमम 2 मंथ्स माने 2 तिंगड़ा आप लेंगे तो आपको हार्ट का ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा, ऑपरेशन का आवश्यकता है। इसी रीति आपको यदि मूल व्याध, बवासीर, बगंदर, पाइल्स, हेमोरॉइड्स, ऐसा कोई भी डिसीज है तो रात्रि में 1 गिलास हसू हाल, 1 स्पून हसू तुप को मिक्स करना, हसू हाल में हसू तुप मिक्स करना। और रात्रि में जब भी आप सोने के लिए जाते हैं, शयन मुंचे, स्वल्प स्वल्प उसको पीना और बिड़गे 50 मिलीग्राम हसुमूत्र पीना। तो आपको पाइल्स, हेमोरॉइड्स के सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन का आवश्यकता है। आपका फैमिली में कोई ताई को प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था है और डॉक्टर बोलता है सिजेरियन करना है, तो सिजेरियन का आवश्यकता नहीं। स्वल्प हसु संगणी, स्वल्प हसु मूत्र दोनों मिक्स करना, नंतर खादी बट्टे में फिल्टर करना, 2 टी स्पून वो ताई को पिलाना 15 निमिष में, एवरी 15th मिनट में 2 टी स्पून पिलाना। तो मैक्सिमम 4 टाइम पिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम मक्कड़ अपने आप गर्भ से बाहर आएगा, ऑपरेशन का आवश्यकता नहीं। मैं 1 साल ताई को ये एक्सपेरिमेंट किया। बेस्ट मेडिसिन हसु संगणी, हसु मूत्र। और जब भी किसी ताई को प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ, माहिती हुआ कि अभी गर्भावस्था है, वही दिन से डेली 1 गिलास हसु हाल, 1 टी स्पून हसु तुप रात्रि को मिक्स करके देना ताई को। और बेड़गे हसु हाल का मसरू, और चांदी पात्र होता है ना, सिल्वर पात्र, हाँ, सिल्वर पात्र में हसु हाल को मसरू बनाना और बेड़गे हसु मसरू डेली। रात्रि को हसु हाल, हसु तू, बेड़गे हसु मसरू डेली ताई को देना। तो कभी भी उसको ऑपरेशन का आवश्यकता नहीं होगा। विदाउट सिजेरियन उसको मक्कड़ उत्पन्न होगा और वो मक्कड़ को लाइफ में कभी भी पोलियो वैक्सीन का आवश्यकता नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का आवश्यकता नहीं होगा, वो एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त होगा। ये हसु तुप बेस्ट मेडिसिन, हसु हाल बेस्ट मेडिसिन, हसु मसरू बेस्ट मेडिसिन। ये सभी भारत देश में 3,000 वर्ष मुंचे वंदु ऋषि, चरक ऋषि, ये सभी माहिती दिया। चरक ऋषि वंदु पुस्तक लिखा, चरक संहिता। चरक संहिता में हसु मूत्र का 140 सूत्र है। चरक संहिता में हसु मूत्र का 140 सूत्र है। क्या डिसीज में हसु मूत्र कभी लेना, कितना लेना, कैसे लेना। और चरक ऋषि बोलता है हसु मूत्र का साइड इफेक्ट नहीं है और हसु मूत्र का एक्सपायरी डेट भी नहीं है। आप उसको बिना किसी तकलीफ के बार बार ले सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ उसका एक्सपायरी डेट नहीं है और उसका कीमत भी नहीं है, फुकट में है। एंड बेस्ट मेडिसिन। और वो मेडिसिन इतना अच्छा है, अभी अमेरिकन गवर्नमेंट हसु मूत्र को पेटेंट किया।
2003 वर्ष में अमेरिकी सरकार हसुमूत्र को पेटेंट किया, क्योंकि अमेरिका में हसुमूत्र से अभी मेडिसिन बनता है और वो मेडिसिन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आपको कभी भी आपका जीवन में कुछ भी रोग हुआ, हसुमूत्र बेस्ट मेडिसिन है, आप वो किसी भी रोग में ले सकते हैं। तो पेटेंट के लिए नागपुर गो अनुसंधान केंद्र ने लिया हुआ है? नहीं, अमेरिकन गवर्नमेंट ने अमेरिका में जो पेटेंट लिया है वो उनका अपना अमेरिका देश का है। नागपुर का गो अनुसंधान केंद्र ने भारत में पेटेंट लिया है। और पेटेंट बताया नहीं, यूएस पेटेंट उन्होंने जो लिया है वो यूएस में मार्केटिंग के लिए लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स में हम भारत का हसू का मूत्र का मेडिसिन बना के बेच सकें, उसके लिए लिया है। रिसर्च पेटेंट अमेरिकन गवर्नमेंट का है और उनका साइंटिस्ट ने 2003 में वो पेटेंट किया है। तो कभी भी आपको जीवन में कुछ भी डिसीज हुआ, वो डिसीज को क्योर करने का बेस्ट मेडिसिन हसुमूत्र। सपोज आपको स्किन डिसीज हुआ, एक्जिमा, सोराइसिस, वो स्वल्प हसुमूत्र हसु संगनी दोनों मिक्स करके उसको मालिश करना, तो एक्जिमा क्योर होता है, सोराइसिस क्योर होता है। कोई भी डिसीज हो, मक्कड़ का डिसीज है और ताई का डिसीज है, किसी का भी डिसीज हो, हसुमूत्र से सभी डिसीज क्योर हो सकता है। माहिती होना हमको है, बस इसमें सावधानी एक करना है कि जब भी हसुमूत्र लेना है तो स्वदेशी हसुमूत्र ही लेना। और स्वदेशी हसु में भी बेस्ट क्वालिटी मूत्र होता है। जो हसु कभी मां नहीं बना, ताई नहीं बना, वो हसु का मूत्र सबसे अच्छा होता है। जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो हसु का मूत्र सबसे अच्छा होता है। डिसीज के लिए, कोई भी रोग के लिए आप उसको सबसे अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ये विषय में 8 वर्ष से मैं बहुत रिसर्च करता हूं, हसु मूत्र, हसु संगनी, और बंदनूर 40 डिसीज का मैं एक्सपेरिमेंट कर लिया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है हसु मूत्र का। अभी हल्ली हल्ली, नगर नगर ये माहिती सबको देना, तो भारत देश में क्रांति होगा। क्रांति क्या होगा, जब भी हसु हाल, हसु मूत्र, हसु संगनी सभी का कीमत जास्ती होगा, क्योंकि उसका वैल्यू जास्ती होगा, तो हसु कभी स्लॉटरिंग के लिए नहीं जाएगा। अभी भारत में प्रतिवर्ष 2 कोटि 40 लाख हसु का स्लॉटरिंग होता है प्रतिवर्ष। और वो स्लॉटरिंग होता है इसलिए कि हसु हाल नहीं देता, तो जो रईत वर्ग है उसको बेच देता है, और वो जो कसाई है उसको खरीदता है, फिर उसको स्लॉटरिंग करता है। मैं भारत का रईत नागरिक को ये समझाना चाहता हूं कि हसु हाल नहीं देता, परवाह नहीं, मूत्र तो देता है, संगनी तो देता है, और हसु मूत्र हसु हाल से जास्ती कीमती है। मेरा हल्ली में मैं ये जब स्टार्ट किया उत्तर भारत में, तो अभी मेरा हल्ली में हसु हाल 10 रुपए लीटर, हसु मूत्र 50 रुपए लीटर। अब तो उससे जब मेडिसिन बनता है, कैंसर मेडिसिन बनता है, डायबिटीज मेडिसिन बनता है, तो उसका कीमत हाल से जास्ती। तो हमारा गांव से अभी हसु बिक्री बंद हो गया। अभी कोई रईत नागरिक हसु बेचता नहीं, क्योंकि उसका मूत्र कलेक्ट करता है, वो मूत्र से मेडिसिन बनाता है, मेडिसिन मार्केट में बिकता है। तो आप कभी भी हसु मूत्र का आपका शरीर के रोग के लिए, देह रोग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये विषय में हम लोगों ने बंधु पुस्तक बनाया, हसु मूत्र चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, वो कन्नड़ भाषा में भी है। वो पुस्तक आप चाहें तो ले सकते हैं, यहां पर है। और बंधु पुस्तक बनाया स्वावलंबी कृषि, हसु संगनी, हसु मूत्र का प्रयोग करके कृषि कार्य में, ऐसा बंधु पुस्तक। बंधु पुस्तक बनाया स्वदेशी चिकित्सा। हमारा जो किचन है, स्वयं पाक घर है, उसमें बहुत सारा मेडिसिन है। मेंथे बीज बेस्ट मेडिसिन, उप्पु बेस्ट मेडिसिन, हर्षिल पाउडर बेस्ट मेडिसिन। वो सभी मेडिसिन क्या क्या रोग में काम आता है, उसका बंधु पुस्तक स्वदेशी चिकित्सा। ऐसा हमारा 15 पुस्तक बनाया कन्नड़ में, वो पुस्तक यहां में लाया है।
आप चाहें तो लेना और उसका अभ्यास करके दूसरों को माहिती देना। और पुस्तक को हमारा कॉपीराइट नहीं है, सभी को कॉपी करने का राइट है। आप पुस्तक को रीप्रिंट कर सकते हैं, रीपब्लिश कर सकते हैं, हल्ली हल्ली नगर नगर उसका प्रचार कर सकते हैं। और ये विषय में हम लोगों ने बंधु सीडी बनाया, ऑडियो सीडी, 49 घंटे का उसमें उपन्यास है। वो सीडी आप ले सकते हैं, सुनकर दूसरों को सुना सकते हैं और इसका काफी तेजी से प्रचार कर सकते हैं। हम लोग लास्ट 12 वर्ष से ये अभियान चलाते हैं और ये अभियान का उद्देश्य है भारत देश को स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, निरोगी, निरामय देश बनाना। और भारत देश जब भी स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, निरोगी, निरामय देश होगा तो भारतीय नागरिकों को सबसे ज्यादा उसका लाभ होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग ये अभियान चलाते हैं। और ये अभियान स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी का ग्राम सेवाग्राम से, महाराष्ट्र सेवाग्राम से। अभी धीरे धीरे ये अभियान भारत के 12 राज्य में मैक्सिमम 350 डिस्ट्रिक्ट में चलता है। और अभी हमारा भारत देश में 14,000 वॉलंटियर्स हैं जो इस अभियान में काम करते हैं। यह अभियान को हम लोग भारत देश का स्वावलंबन और स्वदेशी अभियान के साथ तो जोड़ दिया है और इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। आप भी ये अभियान को प्रचार करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें आप तो निरोगी हो सकते हैं, आपका कृषि कार्य तो बहुत अच्छा हो सकता है, आमदनी जास्ती हो सकता है, खर्चा कमी हो सकता है और आप सुखी हो सकते हैं, आपका परिवार सुखी हो सकता है, फिर आपका गांव, आपका देश सुखी हो सकता है। यही उद्देश्य से हम लोग इसका प्रचार करते हैं। मुझे आपसे इतना ही कहना है। अगर कुछ प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं। कन्नड़ में चाहे तो पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। ಹಲೋ, ಆ ಕಡೆ ಮನ್ಯಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದದ ನಡೀತೈತ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಾಡಿ ಮೇಲ್ದು ಬಂದು ಬಿಸಿಲಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿರುಗದ ಅಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು, ಕಟ್ಟಿದಿರಬಾರ್ದು. और उनको बोलिए आंकड़ा मूत्र में भी जो उसका बछड़ी होती है फीमेल, वो सबसे अच्छी है। ಕರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಆಕಳಕ್ಕಿಂತ ಆಕಳ ಕರ ಅದರ ಭಾಳ ಚಲೋ ಉಪಯೋಗ. ಒಟ್ಟು ಜರ್ಸಿ ಆಕಳ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ಜರ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರೇ ಇರಲಿ, ಬೀರ್ಗಾಯಿ ಇರಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟೆ ಭಾರತೀಯ ಇರಬೇಕು, ಜವಾರಿ ಇರಲಿ, ಜರ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ದುಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಭಾರತದ್ದು ಜರ್ಸಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಪಾಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. कैट एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा बोलो। ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ने 1994 वर्ष में ಒಂದು एग्रीमेंट साइन किया, गेट एग्रीमेंट, गेट करार, WTO एग्रीमेंट, विश्व व्यापार संगठन समझौता। ये एग्रीमेंट में 2,000 कंडीशंस और 2,000 कंडीशंस में 56 कंडीशंस रईत वर्ग के लिए, फार्मर्स के लिए। उसमें मुदलने कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन रईत नागरिक के लिए, भारत का रईत नागरिक को भारत सरकार कृषि कार्य में सब्सिडी देता है।
और वो सब्सिडी एरड टाइप सब्सिडी होता है भारत में। बंधु सब्सिडी डायरेक्ट, बंधु सब्सिडी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सब्सिडी अर्थ क्या होता है? भारत का रईत नागरिक जब भी मार्केट में अपना कुछ भी कृषि उत्पन्न बिक्री करता है, क्रॉप को सेल करता है, तो वो टाइम पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ये अंतरराष्ट्रीय बाजार का, इंटरनेशनल मार्केट से जास्ती होता है। उदाहरण के लिए भारत का रईत नागरिक को अभी कॉटन का, कपास का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2,000 रुपए क्विंटल है अप्रोक्सीमेट। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कॉटन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1500 रुपए क्विंटल है अभी ये टाइम अमेरिका में। अर्थ क्या हुआ? यदि भारतीय रईत नागरिक अपना कॉटन को एक्सपोर्ट करेगा तो उसको 1,500 रुपए क्विंटल कीमत मिलेगा। लेकिन सेम कॉटन को वो भारत सरकार को बिक्री करेगा तो 2,500 रुपए क्विंटल प्राइस मिलेगा। अर्थात भारत सरकार प्रति क्विंटल को 500 रुपए जास्ती प्राइस देता है। ये तो सब्सिडी है, दिस इज डायरेक्ट सब्सिडी। इधर रीति है बंधु इनडायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होता है? भारत का रईत नागरिक जो रासायनिक गोबर मार्केट से खरीदता है, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, उसका जो मार्केट प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस से कम होता है। उदाहरण के लिए यूरिया का मार्केट प्राइस एमआरपी 560 रुपए क्विंटल, लेकिन यूरिया का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री में मिनिमम 1,000 रुपए क्विंटल है। कारखाने में, फैक्ट्री में यूरिया का जब भी उत्पादन होता है तो 1,000 रुपए क्विंटल उसका प्राइस है और मार्केट में 560 रुपए क्विंटल प्राइस है। तो सरकार क्या करता है? यूरिया बनाने वाला कंपनी को, फैक्ट्री को अपना बजट से पैसा देता है तो यूरिया का भाव कम कराता है। दिस इज इनडायरेक्ट सब्सिडी। अभी गेट करार का फर्स्ट कंडीशन है कि रईत नागरिक को ये जो सब्सिडी है इसको खत्म करना, समाप्त करना। फर्स्ट ईयर में 24% कट करना, 24 सैकड़ा। नेक्स्ट ईयर में अगेन 24 सैकड़ा कम करना। ऐसा 4-5 वर्ष में टोटल सब्सिडी शून्य। सब्सिडी शून्य होने का दुष्परिणाम क्या? सब्सिडी शून्य होने का दुष्परिणाम यूरिया का प्राइस 1,000 रुपए क्विंटल, डीएपी प्राइस 2,000 रुपए क्विंटल, सुपर फॉस्फेट प्राइस 1500 रुपए क्विंटल। अभी यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट बहुत महंगा होगा जब भी गेट करार का कंडीशन आए। और दूसरा दुष्परिणाम क्या होगा? रईत नागरिक जो वस्तु मार्केट में बिक्री करता है उसको सरकार भाव नहीं देगा। इंटरनेशनल प्राइस पे खरीदना, बेचना, जास्ती कीमत नहीं मिलेगा। तो कृषि उत्पन्न को जास्ती कीमत मिलेगा नहीं, यूरिया, डीएपी को कीमत बहुत जास्ती होगा, तो रईत नागरिक दुष्चक्र में फंसेगा। ऐसा तो गेट करार का कंडीशन। ऐसा एरडने कंडीशन गेट करार का, भारतीय रईत नागरिक जो भी वस्तु उत्पन्न करता है वो वस्तु परदेश से इंपोर्ट करना, जबरदस्ती इंपोर्ट करना, जरूरत नहीं फिर भी इंपोर्ट करना। उदाहरण के लिए विदेशी अक्की इंपोर्ट करना, विदेशी जवारी इंपोर्ट करना, विदेशी सोपू इंपोर्ट करना, विदेशी रागी इंपोर्ट करना, सभी कुछ विदेशी कपास इंपोर्ट करना। अभी विदेश से हम जब कुछ इंपोर्ट करेंगे तो परिणाम क्या होगा? भारतीय बाजार में वस्तु जास्ती होगा, डिमांड कम होगा। सप्लाई जास्ती है, डिमांड कम है। अभी सप्लाई जास्ती, डिमांड कम है तो प्राइस और गिरेगा, तो रईत नागरिक को भयंकर हानि। मूर्ने कंडीशन गेट करार का, रईत नागरिक अभी जो सीड्स उत्पन्न करता है वो सभी राइट्स उसका समाप्त हो गया। अभी रईत नागरिक सीड्स उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि वो सीड्स उत्पन्न करेगा तो पुलिस उसको जेल भेजेगा मिनिमम 6 मंथ्स के लिए। अभी सीड्स उत्पन्न करने का अधिकार सिर्फ कंपनी को है। बड़ा बड़ा कंपनी सीड्स बनाएगा, कारगिल, मॉन्सेंटो, माइको,
पायनियर, ये कंपनी सीड्स बनाएगा, रहित नागरिक नहीं बना सकता। ये तो गेट करार का मूरने कंडीशन। नाल्कने कंडीशन, रहित नागरिक को जो करंट मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसका मार्केट कीमत से कम प्राइस पे मिलता है। सपोज इंडस्ट्रीज को करंट मिलता है 5 रुपए यूनिट, 5 और 6 रुपए यूनिट इंडस्ट्रीज को, रहित नागरिक को मैक्सिमम 2 रुपए यूनिट मिलता है। अभी नेक्स्ट ईयर जब भी रहित नागरिक को सेम करंट प्राइस पे मिलेगा 5 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट, ऐसा रहित नागरिक के लिए 50 आर कंडीशन WTO। इधर रीति है WTO का बंधु कंडीशन कि भारत देश का टैक्स स्ट्रक्चर विदेशी टैक्स स्ट्रक्चर जैसा करना। भारत में जो टैक्स लेने का पद्धति है वो विदेशी पद्धति लाना। तो विदेश में जास्ती से जास्ती देश में वैल्यू एडेड टैक्स आता है, तो भारत में भी वैल्यू एडेड टैक्स लाना। तो भारत सरकार अभी 1 अप्रैल 2005 से वैल्यू एडेड टैक्स शुरू किया। अब उसमें समस्या क्या होगा, वैल्यू एडेड टैक्स जो है मूल्य वर्धित कर, वो बार बार लगने वाला टैक्स है। सपोज ये तो बंधु पेन है, अभी ये पेन कोई फैक्ट्री में बनेगा, जब भी पेन बनेगा उस पर फर्स्ट टैक्स लगेगा। जब भी ये पेन को फैक्ट्री से स्टॉकिस्ट को बिक्री होगा, देन सेकंड टाइम इसको टैक्स लगेगा। स्टॉकिस्ट से रिटेलर को सेल होगा और डिस्ट्रीब्यूटर को सेल होगा, थर्ड टाइम टैक्स लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटर से एरिया रिटेलर को सेल होगा तो फोर्थ टाइम टैक्स लगेगा। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से एरिया रिटेलर से सब रिटेलर को सेल होगा, 5th टाइम टैक्स लगेगा। रिटेलर से शॉपकीपर को सेल होगा, 6th टाइम टैक्स लगेगा। शॉपकीपर से ग्राहक को मिलेगा तो 7th टाइम टैक्स लगेगा। तो ये पेन को 7 टाइम टैक्स लगेगा, वैल्यू एडेड टैक्स। ये बार बार टैक्स, जब भी ये बिक्री होगा इसको टैक्स लगेगा। पहले भारत में क्या था, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है बंद बिक्री को लगने वाला टैक्स, एक बार बिक्री होगा टैक्स लगेगा। अभी वैल्यू एडेड टैक्स बार बार बिक्री को लगने वाला टैक्स। तो अभी सभी वस्तु महंगा होगा और उसका दुष्परिणाम भारत का साधारण नागरिक को होगा। तो ऐसा खराब कानून नियम अभी इस देश में बनता है। गेट का कंडीशन में 2,000 शर्त है। 2,000 शर्त के लिए डेली एक कानून बनता है और ये नया कानून देश को एकदम गुलामी में फंसाने वाला है। इसलिए हम लोग ने भारत देश में गेट और वैट दोनों का विरोध में अभियान चलाया। वो अभियान का नाम हम लोगों ने हिंद स्वराज अभियान रखा। हिंद स्वराज क्यों? क्योंकि अभी भारत देश में जो कानून बनता है सभी विदेशी कानून बनता है। तो भारत का भी आजादी तो गया, अभी स्वराज्य लाने का काम तो करना। जैसे भारत में पहले अंग्रेजों का सरकार था तो सभी कानून लंदन में बनता था, विदेश में। अभी ऐसा ही हो गया। अभी भारत में क्या है, जो भी कानून है सब अमेरिका में बनता है, WTO का ऑफिस जिनीवा में बनता है और भारत में उसको लागू करता है। भारतीय संसद और भारतीय विधानसभा वो कानून का बहस नहीं करता, सब कुछ बाहर से आता है। तो ये हमारा देश का स्वराज्य के लिए बहुत खराब है। तो हम लोग हिंद स्वराज अभियान शुरू किया, जैसे गांधी जी ने किया था 1930s में। अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए भारत में गांधी जी हिंद स्वराज अभियान किया। अभी हम लोग ये जो नया अंग्रेजी शासन आया है, अमरीकी शासन, उसको समाप्त करने के लिए फिर से हिंद स्वराज अभियान शुरू किया। तो गेट, वैट, WTO कंडीशंस सभी जो आ रहा है उसके खिलाफ हम लोग काम करते हैं और उसके लिए जन जागृति करना। जन जागृति में सबसे पहला छोटा सा काम क्या करना, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखना और उसको बोलना हमको वैट का आवश्यकता नहीं, हम वैट का निषेध करते हैं, हम गैट का निषेध करते हैं। ऐसा 1,000 पत्र चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को पूरा देश से हम लोग लिखने का अभियान चलाते हैं। इस अभियान में सरकार को दबाव डालना है
ताकि सरकार ये सभी को विड्रॉ करे और इसको छोड़ दे, बंद करे, रद्द करे। नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस करने के लिए अभी सरकार के खिलाफ जाने वाले हैं। वैट का केस तो हमने किया, दिल्ली हाई कोर्ट में किया, कलकत्ता हाई कोर्ट में किया। गैट का केस भी हमने सुप्रीम कोर्ट में किया है। लेकिन भारत का जो दूसरा राज्य है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वहां भी अभी हम केस करने का तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे करके पूरे देश में ये अभियान अभी चलता है। आप भी इस अभियान में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें तो अच्छा है। सबसे बड़ा सपोर्ट आप कर सकते हैं, 50 पैसे का, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड आता है, वो चीफ मिनिस्टर को भेजना। हम वैट का निषेध करते हैं, गैट का निषेध करते हैं। वैट कैंसिल करो, गैट कैंसिल करो। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजना। और सागरारू पत्र भारत का हल्ली हल्ली, नगर नगर से जाएगा तो सरकार को बहुत प्रेशर आएगा और सरकार फिर उसको कैंसिल करेगा। ऐसा ये हम लोग करते हैं। इसका डिटेल अगर आपको माहिती चाहिए तो मैं बंद ऑडियो सीडी बनाया गैट का और बंद ऑडियो सीडी वैट का, वीडियो सीडी भी बनाया, ऑडियो सीडी भी, वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं। और मूरतास का गैट का सीडी है, मूरतास का वैट सीडी है, वो आप सीडी प्लेयर में डाल के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका कॉपी करके दूसरों को माहिती दे सकते हैं। क्यों साइन किया? भारत सरकार बहुत जास्ती विदेशी साल लिया है और वो विदेशी साल का प्रेशर में गेट एग्रीमेंट साइन किया। अभी विदेशी साल का इतना जास्ती दबाव है कि साल का वड्डी देने के लिए साल लेना पड़ता है। तो जहां से आप साल लेते हैं उसका सभी कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो भारत सरकार पाश्चिमात्य देशों से साल लेती है, वो सभी देश का कंडीशन है, गेट साइन करो, वैट साइन करो, इसलिए सरकार ये करती है। सरकार को अभी सरकार को कोई फ्रीडम नहीं है। अभी सरकार को वही करना है जो गेट एग्रीमेंट में लिखा है। अभी और कोई फ्रीडम सरकार को नहीं है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, मनमोहन सिंह, अभी पार्लियामेंट में उपन्यास किया, बजट सेशन। वो बोला कि वी आर द स्लेव्स ऑफ WTO एग्रीमेंट, सो वी हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी प्रिंसिपल ऑफ दिस WTO एग्रीमेंट। अभी तो हम WTO का गुलाम है, इसलिए हम, वो डायरेक्ट बोला, साफ साफ बोला संसद में, मनमोहन सिंह। अभी हाँ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं एग्रीमेंट को, लेकिन एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए विदेशी साल लेना बंद करना पड़ेगा। और विदेशी साल लेना बंद करने के लिए पॉलिटिशियन सभी तैयार नहीं। वो सभी बोलता है साल लेना लेना लेना। अभी तो पॉलिटिशियंस ऐसा कर दिया है कि भारत का ग्राम पंचायत भी विदेशी साल ले रहा है। कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसका ग्राम पंचायत विदेशी साल लेना प्रारंभ किया। अभी 2005 वर्ष में कर्नाटक का ಒಂದು ग्राम पंचायत पुत्तूर ग्राम पंचायत दक्षिण कन्नड़ जिला, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट का ಒಂದು ग्राम पंचायत पुत्तूर 2005 वर्ष में $60 कोटी विदेशी साल लिया। वो ग्राम पंचायत का सरपंच को मैं भेंट किया और उसको प्रश्न किया, तुम ये साल वापस कैसे देगा? उसने कहा परवाह नहीं, मैंने पूरा ग्राम पंचायत मॉर्गेज कर दिया, गिरवी रख दिया, पूरा ग्राम पंचायत। ऐसा भी होता है। और दक्षिण कन्नड़ जिला का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो $200 कोटी विदेशी साल लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से। वो कॉर्पोरेशन का चेयरमैन को मैं भेंट किया और प्रश्न किया, तुम ये साल का क्या करेगा? वो बोलता है हम पाइपलाइन डालेगा ये साल से। पाइपलाइन किसके लिए? नीर सप्लाई करने के लिए। मैं उसको बोला नीर कहां से आएगा? तो डैम से आएगा। डैम कहां है? डैम नहीं है, पाइपलाइन अभी डाल रहा है। डैम नहीं है, पाइपलाइन डाल रहा है। डैम कभी बनेगा माहिती नहीं। $200 कोटी का साल लेके पाइपलाइन डालता है, डैम नहीं है।
नीर आएगा नहीं, और पाइपलाइन पड़ रहा है। और भी साल रुपए कैसे करेगा? वो बोला मैं मैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मॉर्गेज कर दिया, गिरवी कर दिया, अभी रुपए करने का तो सारा प्रॉपर्टी सेल होगा। ऐसा हमारा देश में चलता है। अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साल लेता है, ग्राम पंचायत साल लेता है, राज्य सरकार साल लेता है, केंद्र सरकार साल लेता है, साल का बड्डी देने के लिए साल लेता है। तो जो साल देने वाला एजेंसी है उसका सभी कंडीशन मानना तो अभी मजबूरी है, इसलिए अभी कोई फ्रीडम नहीं है। अभी जो वो साल देने वाला देश बोलता है वही सरकार करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं हिंदू स्वराज अभियान अभी चलाना, भारत का स्वराज्य लाना। स्वराज्य भी गया, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिया स्वराज्य हमारा, अभी ये साविरारू विदेशी कंपनी प्लस वर्ल्ड बैंक प्लस IMF प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लस WTO गैट, ये सभी मिलकर हमारा स्वराज्य ले लिया। इसलिए स्वराज्य का फिर से अभी संघर्ष शुरू करना, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन क्या इस अभियान गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रभाव डालेगा? हाँ, डालेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने भारत देश का 44 लाख नागरिक से गैट करार का विरोध में सिग्नेचर कलेक्ट करके पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। हमारा पिटीशन अभी एडमिट हुआ, उसमें अभी जजमेंट आएगा थोड़े दिन में। यदि हम जीत गए तो सरकार को गैट एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोगों ने अभी वैट के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट किया, और उत्तर भारत में 9 स्टेट्स में अभी तक वैट नहीं आया। 9 स्टेट्स में वैट नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो जो कैंपेन हुआ, इतना विरोध हुआ कि वहां अभी वैट नहीं है। तो हमारा उम्मीद है बाकी राज्यों में भी वैट कैंसिल हो सकता है। थर्ड, हम तो एक और कैंपेन करते हैं। अभी भारत का बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, रहित नागरिकों का ऑर्गेनाइजेशन और हमारा देश का कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सबको एक साथ लेकर बंद फ्रंट बनाते हैं, और वो फ्रंट का ताकत से नेक्स्ट ईयर तो सरकार को सरेंडर कराना। तो ऐसा कई प्रयास हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट ईयर ये कार्य के लिए मैं पद यात्रा में जाने वाला हूं। 2 अक्टूबर 2006 से मैं भारत देश का यात्रा में जाऊंगा, पद यात्रा, और साविरारू ग्राम से, हल्ली से, नगर से सरकार को प्रेशर डालने के लिए सिग्नेचर कैंपेन, पत्र भेजना। फिर दिल्ली में हम लोग बंद रैली करने वाले हैं, और वो रैली में लक्ष मिनिमम 10 लाख भारतीय नागरिक पार्टिसिपेट करेंगे, और हम पार्लियामेंट को पूरा घेर लेंगे कि अभी या तो ये करना, नहीं तो कुर्सी छोड़ना। हमको ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, अभी या तो तुम छोड़ दो कुर्सी, नहीं तो ये करने का। ऐसा प्रेशर डालने के लिए हम कोशिश करते हैं। और उसमें यपत ऑर्गेनाइजेशन अभी हमारे साथ आते हैं, 70 ऑर्गेनाइजेशन। उदाहरण के लिए कर्नाटक राज्य रहित संघ, ये काम में हमारे साथ में आता है। ऐसे ही उत्तर भारत का भारतीय किसान यूनियन, वो हमारा साथ में आता है। स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, ऐसा यपत ऑर्गेनाइजेशन ये काम में साथ आता है। तो उम्मीद है कि ये हो जाएगा। एक तो ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन सभी ऑर्गेनाइजेशन साथ में आएगा तो हो सकता है। वैट के अगेंस्ट जो केस डाला हुआ है सरकार के ऊपर, उसका क्या कुछ कॉपियां दे सकते हैं? अभी क्या है कि वो पिटीशन शुरू हुआ है, बहस होता है, दिल्ली हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट। थोड़े दिन में उसका जजमेंट आएगा। अगर हम जीतेंगे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगा, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पूरे देश में वैट को चेंज कर सकता है। हमने उसमें कंडीशन लगाया है कि भारत का सभी टैक्स समाप्त करो तभी वैट लाओ, क्योंकि दुनिया का सभी देश में वैट है तो दूसरा कोई भी टैक्स नहीं है। भारत में वैट के साथ 14 टैक्स है, तो वो समाप्त करना। वैट का मैक्सिमम लिमिट 6% करना, ऐसा उसमें 21 कंडीशन है, 20 कंडीशन। उसके आधार पर पिटीशन किया। कोई भी किसी का कॉपी अगर बन सकेगा तो हम भी यहाँ पे हाँ, कर सकते हैं।
अभी क्या है कि हम पहले महाराष्ट्र में करने वाले हैं पिटीशन, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसा 1 by 1 करने वाले। लेकिन पहले ये दोनों पिटीशन का जजमेंट हम देखना चाहते हैं, उसके बाद वो करने वाले। चालू है अभी, उससे परिणाम हो जाएगा सर। अभी कर्नाटक में लागू है उसके बाद में हम जो उसका प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि जब भी कानून लागू होगा तो परेशानी बहुत होगा लोगों को, और जब भी जास्ती परेशानी होगा तो जास्ती लोग विरोध करेंगे, और जास्ती विरोध होगा तो चेंज होगा।